वास्तविक संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसकी एक परिभाषा है, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं आदि का संग्रह हो, उसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदुओं को दर्शाने में प्रयोग किए जाते हों, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं पर आधारित कुछ तथ्य हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 से लेकर के 100 तक संख्याएं लिख ली जाए और उसमें कहा जाए कि सभी पूर्णांक संख्याएं जो 2 का गुणज हों तो उनको कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हम देखते हैं 2 का गुणज 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे 14 है, ऐसे और आगे भी हैं। लेकिन 2 के गुणज से एक अधिक है जस्ट उसके बाद वाला। फिर जो है अगला अंक जो है 2 का गुणज है, उसके आगे का अंक 2 के गुणज से एक अधिक है। फिर आगे वाला 2 का गुणज है, फिर उससे आगे वाला 2 के गुणज से एक अधिक है। अर्थात हम देखते हैं सामान्य तौर पे सभी पूर्णांक संख्याएं या तो 2 की गुणज हैं या 2 के गुणज से एक अधिक है। इसको हम फार्मूलेट करें, सूत्र में बाधित करें, तो हम पाते हैं 2 का गुणज या 2 के गुणज से एक अधिक अर्थात 2n या 2n+1 के प्रकार से सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे 3 का गुणज या 3 के गुणज से एक अधिक या 3 के गुणज से 2 अधिक के रूप का सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब 3 के गुणज देखें तो 3 है, इसके बाद वाली संख्या 3 के गुणज से एक अधिक है, इसके बाद वाली संख्या 3 के गुणज से 2 अधिक है। वैसे ही अगली संख्या 3 का गुणज है, 3 का भाग चला जा सकता है इसमें, इसलिए इसको हम इसका गुणज कहेंगे। ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएं तो 3 से गुणज होने वाली संख्याएं 3 प्रकार से लिखी जा सकती हैं। या तो 3 के गुणज होंगी, या 3 के गुणज से एक अधिक होगा, या 3 के गुणज से 2 अधिक होगा। ऐसे ही हम अगर 4 की बात करें, 4 के गुणज की संख्या खोजें तो या तो 4 के गुणज होगी, या 4 के गुणज से एक अधिक होगी, या 4 के गुणज से 2 अधिक होगी, या 4 के गुणज से 3 अधिक होगी। ऐसे ही हम क्रमशः बढ़ते जाएं तो 5 में देखेंगे तो 5 संख्याएं आएंगी, 5 प्रकार आएगा। 6 के गुणज की संख्याओं को देखेंगे तो 6 प्रकार की संख्याएं आएंगी। ऐसे ही इसको जब हम सामान्यीकरण करते हैं तो सामान्यीकरण रूप इसका जो है एक प्रमेयिका के रूप में हम लोग पाते हैं, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के विषय में पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन इस प्रकार से है कि किसी 2 पूर्णांक a और b के लिए, किसी 2 पूर्णांक a और b के लिए 2 ऐसे अद्वितीय पूर्णांक उपस्थित होंगे q और r, जो कि निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जैसे a = bq + r, जहाँ r इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड लेस देन b। अर्थात जो रिमाइंडर है उसका मान डिवाइजर से, जो भाजक है, उससे छोटा होगा। रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। इसके बाद एक और एल्गोरिथम के विषय में हम जानेंगे, जिसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के माध्यम से हम किन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने का कार्य करते हैं। अब हम इसके बाद प्रश्नावली के कुछ सवालों को, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें 3 सवाल हैं, 3 पार्ट हैं, जिसमें से 2 पार्ट हम कर रहे हैं।
सेकेंड पार्ट में देखें 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम लोग निचली क्लासों में पढ़ चुके हो। बताया गया है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करे और विभाजित करने वाली संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें से जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो दी गई संख्या बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है, इन दोनों का एचसीएफ जिससे हमने भाग दिया था वही हो जाता है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 38,220 जो बड़ी संख्या है बराबर 196 से भाग देने पर 195 बार भाग गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल जो ही 0 होता है तो हम जिससे भाग दिए रहते हैं वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ इसका 196 हुआ। उसी तरह से थर्ड में हम तीसरे वाले पार्ट में देखते हैं कि 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। 867 बड़ी संख्या है, 255 छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 3 बार भाग देने के बाद शेषफल 102 आता है जो कि 0 नहीं है, इसलिए प्रक्रिया हम पुनः आगे बढ़ाते हैं। अब इस शेषफल से 255 में भाग देते हैं, फिर 2 बार भाग जाने के बाद से 51 शेष आता है। अब भी शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 51 से 102 में भाग देंगे जो कि 2 बार जाएगा, 0 शेष आ गया। अब हमारी प्रक्रिया खत्म होती है। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहयोग से लिखते हैं। तो 867 बराबर 255 से भाग देने पर 3 बार गया, 102 शेष आया। फिर 102 से 255 में भाग देंगे, 51 शेष आया। फिर 51 से 102 में भाग देंगे तो 0 शेष आया। अर्थात यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ, हमारी प्रक्रिया खत्म हुई। अंतिम मर्तबे जितना से भाग दिया जाता है वही जो है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहा जाता है। तो 867 और 255 का एचसीएफ हो जाएगा 51। प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से हम मान लेंगे, चूंकि यहाँ 6 है, देखो 6 है इसलिए हम b का मान 6 लेंगे। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b का मान था उसका मान हमने 6 ले लिया। अगर 6 है तो संभावित शेषफल क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। मतलब 6 तो नहीं हो सकता। 6 होगा तब तो इसके बराबर हो जाएगा, जबकि कहा गया यूक्लिड विभाजन लेमा में कि हर हमेशा जो है शेषफल भाजक से छोटा होना चाहिए। तो भाजक 6 है तो इससे छोटा 5 है, तो बराबर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा हो सकता है। तो 5 तक संभावित शेषफल हो सकते हैं। अब इसको हम लिखने के लिए मान लें कि वह संख्या a है, ठीक है। तो a बराबर 6q+0 लिख सकते हैं, a बराबर 6q+1 लिख सकते हैं, a बराबर 6q+2 लिख सकते हैं, a बराबर 6q+3 लिख सकते हैं, a बराबर 6q+4 लिख सकते हैं, a बराबर 6q+5 इतने प्रकार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तुमसे पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई है। तो विषम पूर्णांक इसमें कौन है? देखो, तो हम देख रहे हैं यहाँ 6q जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सम हो गया। ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, विषम हो गया। इसमें भी देखो दोनों में 2 घनिष्ठ है, अर्थात 2 का भाग इसमें भी जाएगा तो सम हो गया। ये विषम है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सम हो जाएगा, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि विषम पूछा है तो हम लिख देंगे, अतः उपरोक्त को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी धन पूर्णांक जो 6q+1, 6q+3, 6q+5 हैं विषम धन पूर्णांक होंगे और बाकी तो सम है। तो केवल विषम का पूछा है तो विषम हमने बता दिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बांड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं? इन दोनों संख्याओं का तो यहाँ हम निकालेंगे क्या?
इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। चूँकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है या बड़ा एक समूह पूछ रहा है, जब बड़ा समूह की बात करता है तो उन संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m 3m+1 के रूप का होता है, जहाँ यम कोई पूर्णांक है। फिर वही बात जैसे हम लोग प्रश्न नंबर 2 में किए थे, वैसे प्रश्न नंबर 4 में भी करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से माना b बराबर 3, चूँकि यहाँ 3 देखो है, यम के गुणांक 3 है, इसलिए b का मान 3 लेंगे। तो शेषफल क्या हो सकता है, 3 से छोटा 2 है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। अर्थात किसी पूर्णांक a के लिए a बराबर 3k+0 हो सकता है, a बराबर 3k+1 हो सकता है, a बराबर 3k+2 हो सकता है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनका वर्ग, तो a का वर्ग करेंगे तो a² होगा, इधर वर्ग करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी वर्ग करेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी वर्ग करेंगे 3q+2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करने पर 9q² होगा, इसका वर्ग करेंगे तो a+b के होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। इसको सरल करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। सरल करने के बाद हम देख रहे हैं, इसको फैक्टर में लिख सकते हैं 3 × 3q², और 3q² का मान हम यम मान लेंगे। कोई इंटीजर है, ये कोई इंटीजर है तो यम मान लिया हमने, तो 3m हो गया। दूसरा जो है यहाँ देखो 3q² 9q² + 6q+1 है। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q² + 2q+1 हो जाएगा। इसकी जगह पर m लिख सकते हैं, तो 3m+1 हो गया। ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ हम 9q² + 4 + 12q है, 12q और 9q² में से कॉमन ले लें हम। अच्छा, ये 4 है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे एक लाइन और बढ़ा दें, 9q² + 12q + 3+1 लिख सकते हैं। अब इस पूरे में से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेने के बाद से 3q² + 4q+1 बचेगा। अब +1 यहाँ ये है, इसके जगह पर हम m लिख रहे हैं, 3m+1 हो गया। अर्थात किसी भी धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है, या तो जो है 3m के रूप का होगा, या 3m+1 के रूप का होगा, या 3m+1 के रूप का। मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें, जैसे मान लो कि जो है 2 है, इसका वर्ग करो तो 2 दूना 4 हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1+1। वैसे ही अगर हम 3 का वर्ग करें, 3 3 9 होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 धन 0। उसी तरह से 4 का वर्ग करें, 4 चौको 16 हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 धन 1। तो देखो 3m+1, 3m हो गया, 3m+1। तो कभी भी जो है किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसको हम या तो 3m के रूप में लिख सकते हैं या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ भी हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो m का गुणांक 9 है, 9 है, 9 है, तो 9 भी ले सकते हैं, या हम b का मान 3 ले सकते हैं। तो b का मान हमने 3 लिया, तो 3 ले लिया, तो संभावित शेषफल कितने होंगे, 0 1 2। तो वह पूर्णांक कौन कौन हो सकते हैं, a बराबर 3q+0 हो जाएगा, a बराबर 3q+1 हो जाएगा, a बराबर 3q+2 हो जाएगा। अब इनका घन कह रहा है, तो इसका जब घन करेंगे तो 27q³ हो जाएगा। इसका जब घन करेंगे तो a + b का होल क्यूब, और a + b का होल क्यूब को तोड़ेंगे तो होता है a³ + b³ + 3ab कोष्टक में 3a + b। उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो a³ बराबर, अब देखो यहाँ 27 था तो 9 कॉमन हमने ले लिया, 3q³ हो जाएगा। फिर इसको जो है और आगे बढ़ें, 3q³ को हम
यम मान लें, यम हमने इसको मान लिया तो 9m हो गया। वैसे ही जो है ए क्यू दूसरे वाले को करेंगे तो इसका जो है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद से यहाँ तक आते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इसमें से और इसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है। अब +1 को इधर कर दें तो 9 कोष्टक में 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 है। अब इसके जगह पर हम m लिख सकते हैं तो 9m प्लस 1 हो गया। उसी तरह से तीसरे वाले को जब घन करेंगे तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तक आएंगे। अब इसमें से जो है हम 9 कॉमन ले लेंगे, 8 को प्लस कर देंगे इधर, इसके जगह पर हम m लिख सकते हैं तो 9m प्लस 8 हुआ। हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का घन या तो 9m के प्रकार का होगा या 9m प्लस 1 के प्रकार का होगा या 9m प्लस 8 के प्रकार का होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होगा। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि 3 है, 3 का घन करो तो कितना होगा, 3 3 29 27 होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। इसको अगर m माने तो 9m के रूप का हो गया कि नहीं होगा। वैसे ही अगर मान लो कि 4 है, 4 का क्यूब करो, 4 चौको 16 चौको 64। अब इसको जो है 9 से डिवाइड करो तो 9 सत्ते 63, 9 गुणे 7 धन 1 हो जाएगा। इसको m मान लो तो 9m प्लस 1 इस प्रकार का हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लो 5 है, 5 का क्यूब करो तो 5 पचे 25 पचे 125। अब इसको जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा, 9 से डिवाइड करो इसको तो 9 करने 9 3 9 3 27 8 हो जाएगा, यानी कि 13 गुणे 13 धन 8 हो जाएगा। 13 9 117 होता है ना, 17 8 25 125। तो देखो इसको हम अगर m मान लें तो 9m प्लस 8 के रूप का हो गया, इस तरह का हो गया। यही 3 टाइप हो सकते हैं। किसी संख्या किसी पूर्णांक का घन या तो 9m के प्रकार का होगा या 9m प्लस 1 के प्रकार का होगा या 9m प्लस 8 के प्रकार का होगा। बस यही इसका सलूशन हुआ। अब तुम लोग जो है हमारे वीडियो को देखते हुए जो हमने PDF तुम लोगों को भेज रखा है उसे बार बार अध्ययन करोगे, देखोगे, वीडियो को देखोगे, समझने का प्रयास करोगे। अगली कक्षा में जो है इससे आगे बताएंगे।